आज हम मंजिल गुरुकुल में जनगणना के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना क्या होता है, जनगणना कब प्रारंभ की गई, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, साथ ही साथ जाति जनगणना कब प्रारंभ की गई और जनगणना करने से क्या फायदे मिलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आज हम मंजिल गुरुकुल पर प्राप्त करेंगे। तो आइए, जनगणना जनगणना शब्द से ही स्पष्ट है। जन मतलब लोगों की, गणना मतलब संख्या निकालना, यानी कि लोगों की संख्या बताना, सटीक संख्या बताना ही जनगणना कहलाता है। आइए, सबसे पहले सामान्य रूप से जो जनगणना है वो 1881 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया और इसे प्रत्येक 10 वर्ष जो है 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, जहां पर भारत में रहने वाले लोगों की आंकड़े जुटाई जाती है और वहां से उस आंकड़े के अनुसार फिर आगे का कार्यक्रम यानी कि उस पर योजनाएं निर्धारित की जाती है। तो जनगणना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें सटीक जानकारी मिलती है, सटीक आंकड़े मिलते हैं और उससे हमको आगे कार्य योजना बनाने में, लोगों के बीच में समान संसाधन को बांटने में और साथ ही साथ सभी के आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो सर्वप्रथम जाति जनगणना। जाति जनगणना का मतलब है कि जातीयता को उसमें गिना जाना है। तो जाति जनगणना 1931 में की गई थी, जिसमें जनसंख्या को जाति, धर्म, व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। तो सर्वप्रथम जो जाति जनगणना है वो 1931 में की गई, जिसमें जाति, धर्म, व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को बांटा गया था। 1941 में जातिवार आंकड़े उठाए गए थे, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया। अब अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जनगणना 1951 में हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, और उसमें केवल एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े जुटाए गए, ताकि उन्हें, जो पिछड़ी जनजातियां हैं, उन्हें सटीक आंकड़े के माध्यम से फिर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ। उसके पश्चात 1961 में पहली बार ओबीसी की सूची राज्य सरकारों को तैयार करने के लिए कहा गया। देखिए, 1951 में जनगणना जो की गई उसमें एसटी और एससी की गई, वहां पर ओबीसी की जनगणना नहीं की गई। लेकिन उसके पश्चात 1961 में जरूर रूप से ओबीसी की सूची को हम राज्य सरकार इकट्ठा करें, ऐसा वो तैयार करने को कहा गया। अब आते हैं 2011। हर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। 2011 में कांग्रेस सरकार के द्वारा सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना करवाई गई। इसमें जो जाति जनगणना है उसमें स्वैच्छिक रखा गया, अर्थात आप जाति बता भी सकते हैं और आप जाति बता नहीं सकते हैं, ये स्वैच्छिक रखा गया था। और इसकी जो जाति जनगणना की जो आंकड़े है वो जारी नहीं की गई, क्योंकि 2011 की जनगणना 2013 तक आती गई। उसके बाद 2014 में सरकार बीजेपी की आ गई और उन्होंने यहाँ पर जाति को सामने नहीं रखा, बल्कि आंकड़े को जरूर उन्होंने 2011 की जनगणना को सामने रखा है। उस समय 2000 जनगणना के समय जो हमारे पास जो आंकड़े आए उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है उस समय 121 करोड़ थी 2011 के आंकड़े में, जिसमें पुरुष 62.37 करोड़ और महिला 58.65 करोड़ थी। इनमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें 83.3 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या थी, जो 68.84% होता है, और शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ था, जो 31.16% के होता है। अगर हम एसटी, एससी और ओबीसी की जातियों की जब बात करें तो एसटी में 748 जातियां वो आती है, जो 8.6% है। एससी में 1270 जातियां आती है, जिनके
टोटल संख्या जो है 16.6% है। लेकिन ओबीसी में जो 2650 जातियां आती हैं, उनकी सटीक जानकारी अभी तक अप्राप्त है, या फिर अगर उन्होंने जनगणना किया है उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है। तो जनगणना विषय है, जनगणना का जो विषय है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के क्रम संख्या 69 यानी 69 पर अंकित किया गया है। और अगर इस वर्ष जो है जाति जनगणना की जाती है, तो क्योंकि 2011 की जो जनगणना है वो उसमें जाति बताना ऐच्छिक था, लेकिन इस बार अगर किसी एक्ट के तहत जनगणना की जाएगी तो जाति बताना अनिवार्य हो जाएगा। और उसके लिए जो है जाति जनगणना एक्ट 1948 में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है इसमें सटीक जानकारी मिलेगी जातियों की। इसके पहले अगर हम राज्य की बात करें तो अभी तक बिहार में, कर्नाटक में और तेलंगाना में जो है जाति जनगणना कर ली गई है। राज्यों की बात करें, लेकिन अभी तक भारत में जाति जनगणना नहीं की गई है, इस बार होने वाला है। अब इसके क्या फायदे हो सकते हैं इसको बारे में है कि अगर 2025 में जाति जनगणना की जाती है तो इससे क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमें सभी जातियों की सटीक जानकारी मिल जाएगी। अब जब सटीक जानकारी मिल जाएगी कि हमारे पास इतनी जातियां हैं और इतनी जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से जो है जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण का दबाव बढ़ेगा। अभी तक जैसे भारत में जो है ओबीसी की जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या अधिक है, लेकिन प्रतिशत कितना है ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अनुमानता है कि 50% प्लस है। अब जब उसकी सटीक जानकारी आ जाएगी तो उस आंकड़े जब आएंगे तो वो जो है आरक्षण पर दबाव डालेंगे कि हमारी जनसंख्या 50% से अधिक है, तो क्यों हमें जो है 27% का आरक्षण मिल रहा है, कहीं कहीं 14% का आरक्षण मिल रहा है राज्यों में, तो वो आरक्षण हमको 50% प्लस चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। इससे उस अधिकतम सीमा जो 50% है उस पर भी विचार किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे या फिर यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे। जातियों की संख्या के अनुसार जो है अगर हमारे पास सटीक जानकारी रहेगी तो शिक्षा का विस्तार हमको कैसे करना है निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक, उसके साथ साथ स्वरोजगार हमको कैसे देना है। भाई इतनी हमारे पास जनसंख्या है तो उसके हिसाब से स्वरोजगार की व्यवस्था भी करना है, रोजगार की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। और जो है ओबीसी की जो जनसंख्या है वो निस्संदेह सरकार पर दबाव डालेगा, चाहे सरकार कोई भी आए, क्योंकि ओबीसी की सटीक जनसंख्या सबके सामने आंकड़े आएंगे तो ओबीसी जो है अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ेगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या उनका उनका हक बनता है, उनका अधिकार बनता है, और उसके हिसाब से उनका रिजर्वेशन भी बनता है। 50% के जो अधिकतम सीमा है उस पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही साथ सटीक जनसंख्या जातिवार मिलने का सबसे बड़ा फायदा चुनाव में भी है। जनसंख्या के अनुसार चुनाव में जो है जो पार्टियां हैं वो प्रत्याशी भी तय करेगी। साथ ही साथ प्रत्याशी जो चयन है उस पर भी जो संख्यात्मक दबाव बढ़ेगा कि जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्लियामेंट में जाए। सबसे बड़ी बात कि हम जनगणना क्यों करते हैं, जनगणना की क्या क्या फायदे हैं, उसका जो सार चीज है वो ये है कि जनगणना के आंकड़े जो है नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ ही देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। प्रत्येक वर्गों को, प्रत्येक जातियों को देश के जो संसाधन है उसको समान रूप से वितरण करने के लिए, उसकी जनसंख्या के हिसाब से वितरण करने के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण करने के लिए बहुत ही अहम होता है। इससे जनसंख्या की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं का पता चलता है। तो यह बहुत ही जरूरी होता है कि हमको सटीक आंकड़े जरूरी हो। सरकार बचना चाहती है कि जाति जनगणना ना हो, लेकिन दबाव रहता है, क्योंकि जाति जनगणना जो है बहुत से चुनाव परिणाम से सहित प्रत्याशी चयन से संबंधित या फिर जो सटीक आंकड़े आएंगे वो भारत की जो भी सरकार बनेगी उनको योजनाएं निर्धारित करने के लिए मजबूर करेगी। तो अभी वर्तमान में जो जाति जनगणना है उसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन जब तक हमको सटीक जानकारी नहीं रहेगी, हमारी जो सरकार है उसके द्वारा कोई भी जो योजना धरातल पर लाया जाएगा उसका जो है 100% प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि
जनसंख्या के हिसाब से योजनाएं लाई जाती हैं और उसके हिसाब में उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से फिर कोई योजनाएं बनती है। तो जातीय जनगणना सहित सामान्य जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है वो कोविड के कारण रुका हुआ था, लेकिन अभी तो सामान्य सब चीज हो गया है, फिर भी वो जनगणना सामान्य जनगणना नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जातीय जनगणना होगी, अर्थात सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना उसमें अटैच रहेगा। तो इस प्रकार से आज मैंने जातीय जनगणना के कारण और जातीय जनगणना को क्या क्या फायदे होंगे इसके बारे में मंजिल गुरुकुल में बताया है। इस संदेह इस बार का जो जातीय जनगणना है किसी एक के तहत होगा, जिसमें जाति बताना अनिवार्य होगा। धन्यवाद।